क्या आपने सोचा कि जनन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अर्थात पृथ्वी पे जो जीव हैं वो कैसे आए और कैसे सारे जीव और उनकी जो जातियां हैं वो अभी तक निरंतर गतिमान है, जीवन गतिमान है, जीवन चलता रहता है, जीव मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जनन प्रक्रिया के कारण। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने वंश, अपने जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को संपन्न करता है। इस क्रिया के द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है, जिसे जनन कहते हैं। जनन इसलिए आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर, इस समष्टि पर, इस बायोम में जीवों की निरंतरता बनी रहे, उनका अस्तित्व बना रहे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जीवों में जनन। जनन क्रिया को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जनन प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। जैसे कि हम अपनी बाकी की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं और उसके साथ साथ उससे जुड़ी सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन या जनन जो होता है उसके समय जब वो प्रक्रिया आरंभ होती है तो कैसे कैसे उसमें लक्षण स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ये पहले हम समझेंगे। तो पहला है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में रहता है वो किसमें संचित रहता है? डीएनए में। ये डीएनए क्या है? आप सभी को मालूम है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का प्रतिकरण या गुणसूत्रों का प्रतिकरण कह सकते हैं हम इसको। इसके पश्चात फिर सेल डिवीजन होता है, अर्थात कोशिका का विभाजन होता है, और फिर प्रजनन अंगों का निर्माण, मतलब किसी प्रजनन अंगों में ये बॉडी जो उनके युग्मक हैं उनका बनना चालू हो जाता है। और फोर्थ स्टेज आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग, मतलब अगली पीढ़ी में भी प्रजनन प्रक्रिया से संबंधित जितने भी गुण हैं उनको हम क्या करें? स्थानांतरित करते चलते हैं। तो हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि प्रजनन क्या है। तो प्रजनन प्रत्येक जीव अपने ही समान गुणों के जीव उत्पन्न करता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है और ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकती है। प्रत्येक जीव अपने ही समान गुणों के जीव उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन प्रक्रिया को समझने के पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है आपके सिलेबस में, वो है लाइफ स्पान, अर्थात जीवन अवधि। जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, हम जो जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने का जो समय है वो जीवन अवधि है। लेकिन अगर इसको हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर, प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो स्वाभाविक मृत्यु तक का जो समय है उसे जीवन अवधि कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप लोग जरूर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि प्रत्येक जीव के अपने जन्म से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक के जो समय है उसको जीवन अवधि कहा जाता है। स्वाभाविक मृत्यु मतलब मृत्यु की बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी बीमारी के जीवधारी स्वयं से मृत्यु को प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं हर जीवधारी एक सा जीवन नहीं जीता। प्रत्येक जीवधारी जो इस पृथ्वी पर है उसकी जीवन अवधि भी कैसी है? भिन्न भिन्न है। ये किसी के आकार और उससे नहीं होती है, ये उस जीवधारी की अपनी जाति और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं के कारण निर्धारित की जाती है। जैसे बटरफ्लाई यानी तितली, इसकी जो जीवन अवधि होती है वो होती है 1 से 2 हफ्ते। फिर हम देखें राइस प्लांट यानी चावल का पौधा, तो चावल के पौधे का जो जीवन अवधि है वो है 3 से 4 महीने। क्रो यानी कौवा, कौवे की जो जीवन अवधि है वो है 15 वर्ष। और इसके विपरीत अगर हम देखें पैरट यानी तोता, तो इसकी जीवन अवधि है 140 वर्ष। बनाना ट्री या केले के पेड़ की बात करें तो इसकी जीवन अवधि है 25 वर्ष। अगर हम डॉग की बात करें, पेट डॉग की, तो वो उसकी जीवन अवधि होती है औसत 15 से 20 वर्ष। यहाँ पर जीवन अवधि से अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि ये लिखा है तो ये बिल्कुल कोई जीव, यदि जैसे कुत्ता 15 साल से ज़्यादा जी गया तो आप कहेंगे, या 20 साल से ज़्यादा जी गया तो बोले अरे जीवन अवधि बदल गई। नहीं, ये उस प्रजाति के जीवों पर किए गए शोध के अनुसार उन पर जो उनका औसत निकलता है उसके आधार पर ये लिस्ट आपको बताई गई है। चलिए हम और भी जीवों के बारे में, जीवन अवधि के बारे में ध्यान रखते हैं क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो देखें
मे फ्लाई 1 दिन की जीवन अवधि, सिल्क मॉथ 1 से 3 दिन की जीवन अवधि, धान 4 महीने, गेहूं 5 महीने, छछूंदर 1 वर्ष, घरेलू चूहिया 2 वर्ष, गिलहरी 5 वर्ष, खरगोश 13 वर्ष, कुत्ता तथा बिल्ली 15 वर्ष, काला भालू ब्लैक बियर 25 वर्ष, गौरिल्ला 25 वर्ष, घोड़ा 45 वर्ष, गेंडा राइनोसोरस 50 वर्ष, दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटेमस 50 वर्ष, भारतीय हाथी 70 वर्ष, उल्लू 70 वर्ष, मानव की औसत आयु 70 वर्ष, तोता 140 वर्ष, कछुआ 200 वर्ष, बरगद का ट्री पेड़ 200 वर्ष, बांज या ओक का जो वृक्ष है वो 500 वर्ष, पीपल ट्री पीपल का वृक्ष 2000 वर्षों तक, और सिकोया प्लांट जो सिकोया वृक्ष होता है वो है 3000 वर्षों तक। इसके अलावा भी हम ये देखें तो जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, उनका जीवन अवधि कम होता है, उसकी तुलना में जो पादप हैं, जो प्लांट्स हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी जीवन अवधि ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पौधे रहते हैं, पौधों का जो शीर्ष भाग है, कोई भी अगर हम प्लांट की बात कर लें तो इस प्लांट का जो शीर्ष भाग है, यहाँ पर इसमें कलिकाएं और बड्स वगैरह रहती हैं, तो ये निरंतर गतिशील रहता है, निरंतर इसमें वृद्धि होती रहती है। इसलिए जो प्लांट्स रहते हैं उनका हमेशा जीवन अवधि ज़्यादा होता है। जो जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें हम हमेशा ध्यान रखें कि जनन की प्रक्रिया बिना कोशिका विभाजन के संभव नहीं होती है। जनन अलग अलग प्रकार का है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके हिसाब से जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री होता है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है बच्चों, और ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपको कोशिका विभाजन और अच्छे से समझना है तो आप मुझे इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना के समझा दूंगी। अभी हम ब्रीफ में अगर अध्ययन करें तो प्रजनन की क्रिया के लिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। उसके अंतर्गत 2 प्रकार का कोशिका विभाजन हम सबने पढ़ा है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। किसी भी प्रकार के जनन की प्रक्रिया हो उसमें यह कोशिका विभाजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, चलिए अब हम समझते हैं। माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समसूत्री अर्थात इस प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के उपरांत भी कैसी रहती है, बराबर रहती है। देखिए यहाँ पर समसूत्री में देखिए यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अगर 2 और 2, तो 2 कोशिका जिससे बन रही पुत्री कोशिकाएं, जो डॉटर सेल बन रही हैं, डॉटर सेल जो यहाँ निर्मित हो रही हैं, उसमें हम देखेंगे कि उसमें भी गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2, अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अर्धसूत्री कोशिका जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है, जैसा नाम से स्पष्ट है, गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री आधी संख्या। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन में देखिए यहाँ पर समसूत्री में 1 से 2 पुत्री कोशिकाएं बनी हैं और यहाँ पर देखिएगा तो 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं। डॉटर सेल नंबर 1, डॉटर सेल नंबर 2, डॉटर सेल नंबर 3 एंड डॉटर सेल नंबर 4। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुणसूत्रों की संख्या सिंगल अर्थात आधी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात प्रजनन के प्रकार। पृथ्वी पर जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। जीव की संख्या भी अलग है, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ निम्न संगठन स्तर वाले होते हैं और कुछ
उच्च संगठन स्तर वाले जीव पाए जाते हैं। उसके आधार पर जो प्रजनन की क्रिया है वो दो प्रकार की है। तो पहली प्रक्रिया का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक प्रजनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, तो जो प्रजनन है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अलैंगिक प्रजनन मतलब इस प्रकार की प्रजनन की क्रिया जिसमें लिंगों की या युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें लिंगों या युग्मकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा क्या है। अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा को अगर हम ध्यान दें तो अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा है युग्मकों के निर्माण ये परिभाषा आपको किताब में नहीं मिलेगी लेकिन आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। एवं संलयन के बिना होने वाला प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। परिभाषा को पहले समझेंगे अपन। बहुत ध्यान से इसको डिफाइन करिए। अलैंगिक प्रजनन किसे कहेंगे, युग्मकों के निर्माण एवं संलयन के बिना होने वाला जो प्रजनन है वो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती और लिंग जो होते हैं उनके अंदर क्या किसका निर्माण होता है, गैमीट्स का निर्माण होता है। गैमीट्स यानी गैमीट्स को कहते हैं युग्मक। ये परिभाषा आप लोग जरूर नोट करके रख लीजिए। युग्मकों के निर्माण एवं संलयन के बिना होने वाला प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसके विपरीत जिसमें युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है उस प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं।